नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संसद में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष के सदस्य सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से टोकाटाकी शुरू हो जाती है, जिससे नाराज लोकसभा के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में हमें अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। बाद में सदन के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए। आपने मेरे बारे में कुछ कहा है। स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए। हाउस एडजर्न कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। अभी भी मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7 से 8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन विपक्ष की जगह होती है। यहाँ अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। राहुल ने कहा, बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले के बारे में बोला। मैं कहना चाहता था कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ। बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन बोलने नहीं दिया। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। सच्चाई यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार उन पर चर्चा को तैयार नहीं होती है। लेकिन अब सदन में विपक्ष को बोलने से ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई है, और ऐसा होता रहा तो फिर लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और अब ये तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश के इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई और लालू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और अब मुस्लिमों के प्रदर्शन को विपक्ष का साथ मिल गया है। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। इस विरोध प्रदर्शन में लालू यादव भी शामिल हुए हैं। लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वक्फ बिल को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल उनकी मस्जिदों और दरगाहों को खतरे में डाल देगा। इस बिल के खिलाफ पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पटना में ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। इस मौके पर लालू यादव ने महज 10 सेकंड में अपनी बात कही कि वह इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग किसी कीमत पर चाहे सत्ता रहे या ना रहे, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले का हमेशा विरोध करते रहेंगे। हम सदन और सड़क पर भी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान लालू यादव ने खींचा। खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद यादव बेहद कमजोर हो गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने में भी लालू यादव को बेहद परेशानी होती दिखी। इस मामले को देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज का बढ़ता गुस्सा नीतीश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक नए कानूनी विवाद में उलझते दिख रहे हैं। बेगूसराय की एक अदालत ने राष्ट्रगान के कथित अपमान के आरोप में उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। ये मामला बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी अधिवक्ता विकास पासवान की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने 22 मार्च को न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। शिकायत में नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। विकास पासवान का दावा है कि 20 मार्च को दोपहर 1:45 बजे उन्होंने एक वीडियो देखा जो कई मीडिया चैनल्स में प्रसारित हुआ। इस वीडियो में एक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन नीतीश कुमार अपने साथ खड़े व्यक्ति से बात करते, उसे बार बार छूते और हंसते हुए प्रणाम की मुद्रा में दिखाई दिए। पासवान ने इसे राष्ट्रगान का अपमान करार दिया है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए नीतीश कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि जेडीयू ने इसे सियासी साजिश बताया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश कुमार इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं और ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अपने डेलीगेशन के साथ कई बार चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई है।
जब तक राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब तक विपक्ष की शिकायतों को सुना तो गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने BLO यानी बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के BLO शामिल हुए। आयोग का कहना है कि BLO 100 करोड़ वोटर्स और आयोग के बीच की पहली कड़ी है। आयोग की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि मतदाता सूची की गलतियों को भी सही किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर आरोप लगाए गए थे कि मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसी धांधली के सहारे बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव जीता है। इस बीच वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का काम भी शुरू किए जाने का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। इस बीच आधार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई वोटर अपना आधार नंबर चुनाव आयोग को देने से मना करता है तो उसे पर्सनली चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश होकर इसका कारण बताना पड़ सकता है। ये प्रस्ताव हाल ही में एक बैठक में सामने आया है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। साफ है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगातार लगते रहे हैं, अब आयोग भी मानने लगा है कि विपक्ष के आरोप सच्चाई के करीब थे। राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर टिप्पणी की है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ता रहेगा। इसमें कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल के चुनाव अभियान के दौरान मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी और गलत सूचनाओं का प्रचार किया। अब अमेरिकी आयोग के इस बयान के बाद से विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये ही नहीं है। अमेरिकी आयोग ने अपने एक ऐलान से सभी को हैरान भी कर दिया। दरअसल आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए उसने सिख अलगाववादियों की कथित जान लेने में भारतीय एजेंसी की संलिप्तता के बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाया है। आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश भी की। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन से निपटने की खातिर अमेरिका ने भारत से घनिष्ठ संबंधों को बनाने की कोशिश की। इस वजह से भारत में मानवाधिकार के मामलों को नजरअंदाज किया गया। अब आयोग की इस रिपोर्ट के आने के बाद सभी की निगाहें ट्रंप प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई हैं। दरअसल आयोग का आदेश मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप इसे मान। हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की आवाज से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए जहां एक तरफ 3 सदस्यीय टीम गठित की है, तो वहीं अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है। यानी CJI इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि पुलिस शिकायत दर्ज कराने की मांग करने वाले वकील का नाम अधिवक्ता मैथ्यू जे नेडुम्पारा है। याचिका दाखिल करते हुए वकील मैथ्यूज ने चीफ जस्टिस से इस सुनवाई के लिए तुरंत पेंशन करने की मांग की। इस पर CJI संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि उनका मामला सूचीबद्ध कर लिया गया है, जल्द ही आपको तारीख भी दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें इस बारे में सार्वजनिक बयान नहीं देना होगा। वकील ने जस्टिस वर्मा की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए CJI की तारीफ की और कहा कि इस मामले में जज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की टीम आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची और घटना वाली जगह को सील कर दिया। बताते चले कि 25 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की आवाज से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चर्चा भी की गई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की नागरिकता ले ली है। वो बेल्जियम में ही रह रहा है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि वो किस शहर में है। मेहुल चोकसी पर बेल्जियम सरकार कड़ी नजर रख रही है। मेहुल चोकसी भारत में 1400 करोड़ रुपए के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चोकसी की देश में मौजूदगी की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हम मामले की अहमियत को समझते हैं। हालांकि बेल्जियम ने कहा कि हम व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। फिर भी विदेश विभाग इस महत्वपूर्ण मामले में होने वाली घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों से चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए संपर्क किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मेहुल चोकसी ने पासपोर्ट सस्पेंड होने के कारण भारत नहीं लौट पाने का बहाना बनाया था। चोकसी को बेल्जियम में नकली दस्तावेजों से शरण मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोकसी ने बेल्जियम में शरण पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मेहुल चोकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है।
और अगर ऐसा होता है तो चौकसी भारत की पहुंच से दूर हो सकता है।